के कुछ इश्यूज के ऊपर निशानदेही करना चाहता हूं। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को दरपेश जो जो मसाइल हैं उनका हल आईन पाकिस्तान में दर्ज है, और अगर आईन पाकिस्तान में जो शिकें मौजूद हैं उन शिकों को वफाकी हुकूमत अगर ईमानदारी के साथ फॉलो करे तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम अपने मसाइल को हल ना कर पाएं। लेकिन अफसोस सद अफसोस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना आइन को फॉलो करने में बिलीव करती है, ना जो आइनी जिम्मेदारियां हैं हुकूमत पाकिस्तान की उसको निभाने में बिलीव करती है, और जो शहरियों के या सूबाई हुकूमतों के आइनी हुकूक हैं ना उनको देने में बिलीव करती है। मैं गैस बहरान के ऊपर बात करना चाहूँगा सबसे पहले, और ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आईन पाकिस्तान बड़े वाज़े अंदाज में गैस के हवाले से हम सब की रहनुमाई करता है। आइन के अंदर आर्टिकल 158 158 में ये दर्ज कर दिया गया है कि जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त होती है, प्रेफरेंस और प्रेसिडेंस उस सूबे की ज़रूरियात को देनी चाहिए और उसके बाद बाकी मकासद के लिए गैस को इस्तेमाल करना चाहिए। आप सबको पता है पिछले कई साल से ये जो आइनी प्रिंसिपल है, ये जो आइनी शिक है, इसको वफाकी हुकूमत पामाल कर रही है, इसको वायलेट कर रही है। और बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ता है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिंध पाकिस्तान की 68% गैस पैदा करता है, लेकिन आज सिंध के चाहे घरेलू सार्फिन हो, चाहे हमारे सनती सार्फिन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, सबको गैस की लोड शेडिंग का सामना है। गैस इस वक्त सूबा सिंध के अंदर नापैद हो चुकी है, और इनकी गलत हिकमत अमली की वजह से मैं तो ये कहूँगा सारे पाकिस्तान के अंदर गैस का बहरान मौजूद है। आपको पता है किस तरीके से इनकी ATMs फ़ायदा उठा रही हैं। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगा, कुछ नंबर्स आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि आपके सामने, पाकिस्तान की कौम के सामने ये वाज़े हो जाए कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस तरीके से आइन शिकनी कर रही है और किस तरीके से अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान में गैस की जो यौमिया पैदावार है उसमें सूबा सिंध का जो कंट्रीब्यूशन है, मैंने आपको बताया 68% है तकरीबन। वो बनता है 2400 से 2500 MMCFD। 2400 से 2500 MMCFD गैस सूबा सिंध पैदा करता है, और सिंध की आजकल के दिनों में जो रिक्वायरमेंट है वो 1400 से 1500 MMCFD है। 1400 से 1500 MMCFD। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस वक्त एज वी स्पीक जो सिंध को गैस मिल रही है वो तकरीबन 800 से 900 MMCFD है। यानी कि सिंध वो सूबा है जो गैस में खुद कफील है। सिंध वो सूबा है जिसकी गैस की रिक्वायरमेंट 1400 से 1500 MMCFD है। हम उससे कई गुना ज्यादा गैस पैदा कर रहे हैं, कई गुना ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद हमें ना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गैस मिल रही है बल्कि उससे कम गैस फराहम की जा रही है। और उसके अंदर भी LNG RLNG के मसाइल आते हैं, बट जो पैदावार है सूबा सिंध की उसकी मुनासबत से हमें गैस नहीं दी जा रही। मैं समझता हूँ आइनी एतबार से आर्टिकल 158 की खिलाफ वर्जी है, इखलाकी एतबार से सिंध की आवाम को उसके हिस्से की गैस नहीं दी जा रही, जो कि मैं समझता रहा हूँ
कि आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से, अखलाकी एतबार से इस हुकूमत की पस्ती को शो करती है। और इसी चीज़ को मैं सारे पाकिस्तान के लिए गुजारिश करना चाहूँगा कि ये इतने नाअहल हैं, ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि आज सर्दियों के दिनों में पाकिस्तान भर में गैस का बहरान है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को कभी भी तरजीह नहीं दी। इन्होंने कभी भी पाकिस्तान की आवाम की रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपनी हुकूमत और अपनी हुकूमत के जो एटीएम्स हैं, जो मफाद परस्त तोला है काबीना में जो बैठता है, जिसके मफादात का टकराव है, उनकी तरजीहात को फौकियत दी है, जिसकी वजह से आज गैस का शदीद बहरान पाकिस्तान भर में देखा जा रहा है, जिसका नुकसान मैं समझता हूं बड़े पैमाने पे हम सबको हो रहा है। मैं फौरी तौर पर यह मुतालबा करना चाहूंगा कि सिंध को उसके हिस्से की जो हमारा आईनी हक है वो गैस मिलनी चाहिए। और वजीर आजम पाकिस्तान को अपनी इनकॉम्पिटेंट टीम बशमूल वजीर आजम के, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अब घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह ये लोग चलते रहे तो मैं समझता हूं वो चीज़ जिसके अंदर पाकिस्तान खुद कफील था, हर चीज़ के अंदर ये बहरान ही बहरान पैदा करते जाएंगे। दूसरी बात मैं मजदूरों के हवाले से करना चाहूंगा। आपको याद होगा वजीर आजम पाकिस्तान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। वजीर आजम पाकिस्तान ने स्टील मिल को टर्न अराउंड करने का वादा किया था। हजरत असद उमर साहब ने ये ऐलान किया था स्टील मिल में खड़े होके कि मैं नहीं खड़ूंगा, पर उसके बावजूद, तमाम दावों के बावजूद पीटीआई सरकार ने, पीटीआई हुकूमत ने उन 4,500 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला किया। इन हालात में जब शदीद मुआशी डिफिकल्टीज एक आम आदमी को है, वो मजदूर सरापा एहतजाज हैं, वो ढूंढ रहे हैं इन पीटीआई के लीडरान को जिन्होंने वोट हासिल करने के लिए सब्ज बाग मजदूरों को दिखाए थे। अभी कौम इस इस्तराब की कैफियत में थी कि एक नया ऐलान वफाकी हुकूमत की जानिब से आया है कि रेलवे भी हमसे चल नहीं रही है। क्या कहूं मैं बहैसियत पाकिस्तानी के कि कोई एक इदारा इन लोगों से नहीं चल रहा, हर चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आप क्यों ना वजीर आजम साहब, आपकी काबीना ये तस्लीम कर ले कि ये हुकूमत हमसे नहीं चल रही, जो पीडीएम बार बार कह रही है कि ये हुकूमत हमसे नहीं चल रही, आप घर चले जाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टर्न अराउंड करने का ऐलान किया था, वादा किया था, और हर फैसले पे टर्न अराउंड तो नहीं किया, यू टर्न पे यू टर्न लिए जा रहे हैं। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हमने कराची सर्कुलर रेलवे चला दी, केसीआर चला दी, और दूसरी तरफ वजीर मौसूफ जो नए आए हैं वो कहते हैं कि हम रेलवे नहीं चला सकते, इसको भी प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। ये इनकी कॉम्पिटेंस का या इनकॉम्पिटेंस का लेवल है। इनका एक ही मकसद है कि अपनी एटीएम्स की खुशनुदी के लिए इदारों को, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्राइवेटाइज करें और पाकिस्तान के सारे सरमाए को कौड़ियों के दाम बेच के ये रुखसत इख्तियार करें। मैं समझता हूं पाकिस्तान की बाशऊर बहादुर अवाम इनके इन मजमूम मकासद को कभी भी पूरा नहीं होना देगी। और एक तरफ वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक और आइन से मुतसादिम काम वफाकी हुकूमत ने 3 दिसंबर 2020 को किया, जब एफबीआर ने यह खत तमाम इंडस्ट्रीज को, फर्म्स को भेजा क्या वर्कर्स वेलफेयर फंड के पैसे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट के पैसे जो हैं आप अब एफबीआर को जमा कराएंगे। यह खत 3 दिसंबर को एफबीआर ने तमाम इदारों को भेजा।
मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि लेबर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। लेबर जो है अब एक सूबाई सब्जेक्ट है। वफाकी हुकूमत का लेबर के मामलात पर कोई डोमेन नहीं है। आर्टिकल 97 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि जुरिस्डिक्शन का तयन करता है वफाकी हुकूमत की, उसके तहत लेबर के मामलात के ऊपर वफाकी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। सारे सूबों ने इसके ऊपर कानून साजी का प्रोसेस स्टार्ट किया और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सिंध हुकूमत ने इस मामले पर पहल की और 2015-16 में हमने वर्कर्स वेलफेयर फंड के हवाले से इस मौजूदा सिंध असेंबली से कानून को पास कराया और वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड प्रॉफिट्स के हवाले से इस कानून को सिंध असेंबली से पास कराया, जिसका नतीजा ये हुआ, ये भी मैं आपके साथ फिगर शेयर करना चाहता हूं कि 2015-16 तक जब FBR ये पैसे इकट्ठा कर रहा था, वफाकी हुकूमत ये पैसे इकट्ठा कर रही थी, तो टोटल कलेक्शन जो सिंध के हिस्से में वफाक हमें देता था वो 714 मिलियन रुपए थी, यानी कि 71 करोड़ रुपए कुल साल भर में FBR सूबाई सिंध को मुंतकिल करता था। 2016-17 में जब से सिंध हुकूमत ने काम स्टार्ट किया, हम इस रेवेन्यू को 3.5 गुना बढ़ाकर 2.5 बिलियन रुपीस तक ले गए, 2.5 अरब रुपए तक। और 2018 में यह अमाउंट बढ़ा के हम 7 अरब 90 करोड़ तक ले गए। यह शो करता है जब सूबे को इख्तियारात डिवॉल्व होते हैं और सूबा उसके ऊपर काम करता है, किस तरीके से इफेक्टिवली मामलात को डील कर सकते हैं। और वो पैसे जब वफाक इकट्ठा कर रही थी तो 71 करोड़ रुपए थे, जिसको बढ़ा के सिंध हुकूमत 2017-18 में 7 अरब 90 करोड़ तक ले गई। अब एक बार फिर पिछले 2 साल से PTI की वफाकी हुकूमत, PTI की हुकूमत के तहत चलने वाला FBR उस पैसे के ऊपर शब खून मारने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार इदारों को, कंपनीज को ये खतूत लिखे जाते हैं कि ये पैसे जो है आप सूबे को नहीं वफाकी हुकूमत को जमा कराएंगे, जिसकी वजह से ये कलेक्शन मुतासिर होती है। और जब ये कलेक्शन मुतासिर होगी तो जो मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए एजेंडा है, जो मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए रिफॉर्म का काम है, वो मुतासिर होता है। मैं एक बार फिर मीडिया के तवज्जुह से इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत को बाज आना चाहिए आइन से मुतसादिम काम करते हुए। आपका डोमेन नहीं है ये, आपका काम नहीं है ये, आप सूबाई मामलात में इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकते। और ये बात अब सिंध हुकूमत नहीं कह रही है सिर्फ, मैं आपको 21 दिसंबर को अखबारात में पंजाब हुकूमत की छपी हुई खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इवन पंजाब हुकूमत, जो कि PTI की अपनी हुकूमत है, वो भी FBR के इस फैसले को कंडेम कर रही है कि यह मामला सूबाई मामला है, सूबाई हुकूमतों को उसको चलाना है, वफाकी हुकूमत का, FBR का कोई डोमेन नहीं है। तो मैं गैस के हवाले से, लेबर के हवाले से यह हकायक इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा था कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आईने पाकिस्तान मुफस्सिल अंदाज से किस तरीके से मामलात को चलना है उसको बयान करता है। अफसोसनाक सिचुएशन यह है कि एक तरफ पाकिस्तान की बाशऊर संजीदा सियासी जमातें हों, पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान का मजदूर हो, पाकिस्तान का टीचर हो, पाकिस्तान का हारी हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, कोई शख्स भी हो, वो एक तरफ इस बात पर कन्विंस्ड है कि हर सवाल का जवाब आईने पाकिस्तान में दर्ज है। हर सिचुएशन के बारे में आईने पाकिस्तान ने मामले को बयान किया हुआ है। लेकिन
पिछले 2.5 साल से इस वफाकी हुकूमत ने बदनीयती के साथ सूबाई मामलात में इंटरवीन करने की कोशिश की है और जो सूबाई हुकूक हैं उनको पामाल करने की कोशिश की है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वफाकी हुकूमत वो वफाकी हुकूमत है जो अपना काम नहीं कर पा रही। आप सबको पता है पिछले 2 साल में एफबीआर की कितनी मायूस कुन कारकर्दगी रही है। ये टैक्स कलेक्शन के हजम को पिछले 2 साल में नहीं बढ़ा पाए हैं और अब चूंकि ये अपना काम नहीं कर पा रहे तो जो सूबा कलेक्ट करता है चीज़ों को उसमें बार बार इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टील मिल नहीं चला पा रहे तो प्राइवेटाइज करने का फैसला करते हैं, रेलवे नहीं चला पा रहे तो उसको प्राइवेटाइज करने का फैसला करते हैं। मैं समझता हूं इस हुकूमत की अपने बयानात से ये बात अब अया हो चुकी है कि ये हुकूमत कितनी नाकाम है, कितनी निकम्मी है और कितना ये गुरबा गरीब आदमी के, आम आदमी के हुकूक को पामाल करने पर बिलीव करती है। आखिर में मैं कंक्लूड करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान कप्तान इमरान खान साहब को याद दिलाना चाहूँगा कि आपने वादा किया था पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को 2 नहीं 1 पाकिस्तान का। आपने वादा किया था कि अब नहीं हो सकता कि गरीब का एक पाकिस्तान हो, अमीर का एक पाकिस्तान हो, गरीब का दूसरा पाकिस्तान हो, ताकतवर का एक पाकिस्तान हो, कमजोर का दूसरा पाकिस्तान हो। यह आपका वादा था। तो आपके दौरे हुकूमत में, आपके इख्तिदार में एक तरफ गरीबों को उनके घरों से बेदखल किया गया, उनके घरों को मिसमार किया गया, उनको सड़कों पर ले आया गया, और दूसरी तरफ मेरे कप्तान का जो अपना घर है, वजीर आजम इमरान खान साहब का जो अपना जाती महल है बनी गाला में, उसको रेगुलराइज किया जा रहा है। 12 लाख रुपए में ताकतवर आदमी का घर को रेगुलराइज किया जाता है, लेकिन गरीब को यह फैसिलिटी मैसर नहीं होती। 12 लाख रुपए में वजीर आजम के घर को तो आप बचा लेते हैं, लेकिन गरीब का, मजदूर का, किसान का, हारी का जो घर है, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, उसके घर को आप मिसमार करते हैं। कराची हो, हैदराबाद हो, सखर हो, लाड़काना हो, हर जगह आपने लोगों को बेघर करने के प्रोसेस को स्टार्ट किया और वादा आपको था कि मैं 50 लाख घर प्रोवाइड करूंगा। तो आज मैं कौम को ये मुबारकबाद देता हूं कि 50 लाख घरों में पहला घर बना दिया वजीर आजम ने, और वो घर बदकिस्मती से किसी मजदूर का घर नहीं था, किसी गरीब का घर नहीं था, वो घर वजीर आजम का अपना घर था। ये तमाम बातें इस बात को शो करती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत अवाम दुश्मन हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत अपनी हुकूमत की ज़ात से आगे देखती नहीं है। मैं समझता हूँ इन तमाम बातों को शो किया जाता है, और मैं ये सवाल छोड़ के जाता हूँ कि अगर वजीर आजम का घर 12 लाख रुपए में रेगुलराइज हो सकता है, तो किसी गरीब का, किसी मजदूर का, किसी किसान का, किसी आम आदमी का घर 12 लाख रुपए में क्यों रेगुलराइज नहीं हो सकता? बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल जवाब है तो बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया। मैं इस सवाल के जवाब में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इन वफाकी हुकूमत के तर्जुमानों या वफाकी वुज़रा के बयानात दुरुस्त हैं कि एफबीआर अपने तमाम टारगेट्स को अचीव कर रही है,
तो ऐसा क्यों हुआ कि सूबा सिंध को एनएफसी की मद में 90 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है? अगर उन्होंने ओवर एंड अबव पैसे कलेक्ट किए हैं, रेवेन्यू टारगेट्स को मीट किया है, तो फिर वो 90 अरब रुपए किसकी जेब में गए हैं? वो कहाँ गए हैं? वो सिंध हुकूमत को नहीं मिले। और मैं समझता हूँ चारों सूबों को आप चेक कर लीजिए, चारों सूबों को जो प्रोपोर्शनेट शेयर एनएफसी की मद में इस वफाकी हुकूमत को देना था, ये वो पूरा नहीं हुआ। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, आप पूरे पिछले 2.5 साल का टारगेट उठा के देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा, इनका पहला जो फाइनेंशियल साल था, इन्होंने एफबीआर का टारगेट रखा था 5.5 ट्रिलियन रुपीज, 5.5 खरब रुपए, और कलेक्ट पता है कितना किया था आपने? 3.9 खरब रुपए। यह है परफॉर्मेंस इमरान खान साहब की, यह है परफॉर्मेंस इमरान खान साहब के एफबीआर की। तो ये लोग बयानबाजी पर बिलीव करते हैं, मैं हकाइक पर मबनी बात कर रहा हूं। मैंने आपको नंबर्स कोट किए, मैंने आपको फिगर कोट किए, और अभी 3 बजे मेरे बाद कुछ पीटीआई के लोग आ रहे हैं बयानबाजी के लिए, तो उनसे सवाल पूछिएगा कि अगर एफबीआर ने अपने टारगेट्स को मीट किया है तो क्यों सूबाई हुकूमतों को एनएफसी की मद में पैसे कम दिए जा रहे हैं? जहां तक हरीम शाह साहिबा का ऐलान है, अगर वो सिंध में काम करना चाहती है, सिंध में कोई शख्स भी काम करना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे। और जिस तरीके से भी सूबाई हुकूमत मदद कर सकती है गरीब को घर प्रोवाइड करने में, हम इंशाल्लाह वो मदद के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। शायद आज रात वजीर आला सिंध पहुंच भी रहे, तो जो लोग वजीर आला सिंध को हटाना और नए वजीर आला का नाम दे रहे थे, उनकी तो दिल शिकनी होगी। दूसरा ये कि गिल साहब को ये पता ही नहीं है कि आज वजीर आला वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो वजीर आला लूट मार के पैसे डंप करने गया था, क्या डंप करने के लिए गया था? यहाँ आपने कहा कि शायद वजीर आला साहब आज वापस आ रहे हैं। मैं शायद को माइनस करना चाहूँगा और यकीनन कह रहा हूँ कि आज रात को वजीर आला सिंध कराची वापस आ रहे हैं। वो एक निजी दौरे पर पाकिस्तान से बाहर गए थे, शेड्यूल ट्रिप था उनका, और उनको आज वापस आना था, और वो एज पर द शेड्यूल आज वापस आ रहे हैं। तो वो जो लोगों के ख्वाब थे वो ख्वाब ही रह जाएंगे। गिल साहब का, डॉक्टर साहब का एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा सुपर वजीर आला, तो सुपर वजीर आला इंशाल्लाह आज रात को आ रहे हैं, कल से वापस काम शुरू कर देगा। गुजारिश मैं करना चाहूँगा, वो जो सुपर कप्तान है, वो जो सुपरमैन जिसको कहा था ना कि वो आएगा और पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियाँ बह जाएंगी, गरीब को रोज़गार मिलेगा, मईशत मुस्तहकम होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं समझता हूँ उस शख्स की, वो जो सुपरमैन बनी गाला में बैठा है, वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है, पता नहीं कहाँ बैठे भी समझ नहीं आ रहा, बिकॉज उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस तो ख़त्म कर दिया, कोई यूनिवर्सिटी बना रहे थे वहाँ पे, तो पता नहीं वो कहाँ रह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी बन गई है नहीं बनी है। तो मैं डाक साहब से और बहुत सारे और तर्जुमान जो है उनसे पूछना चाहूँगा कि ज़रा उनका जो अपना सुपरमैन है उसके हवाले से ज़रा कुछ वजाहत दे दें कि वो क्या काम कर रहा है और क्या काम करने की उम्मीद पाकिस्तान की आवाम उनसे रखती है। जी ये करके के हवाले से जो अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, उस पर आईनी सूरत है, पीयूष पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस्तीफों के हवाले से? क्योंकि 31 दिसंबर भी दूर नहीं है, सिंध असेंबली की तहरीर होगी या कोई इस्तीफे दिए जाएंगे? पीटीआई वालों ने तो गिलाफते और शेरवानियां तैयार कर ली है। अच्छा, वो मुझे कोई टेलर बता रहा था कि इतना बिजनेस बढ़ गया उनका माशाल्लाह शेरवानी का, शेरवानी वेस्ट कोट नए सूट सिल रहे हैं। तो चले अच्छा है, इस बहाने हमारे कुछ दर्जी हजरात जो है उनका बिजनेस बढ़ रहा है। शायद इस तरह टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चल रही है, कपड़ा और बिक रहा है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, और 26 दिसंबर को हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, उसके अंदर मशावरत की जाएगी। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो मशावरत के साथ फैसले किए जाते हैं। तो जब वो फैसला किया जाएगा, वो फैसला पाकिस्तान की आवाम के साथ शेयर कर लिया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके शेरवानी पहनने के दिन आ गए, कि उनको झंडे के साथ डंडा भी मिल रहा है, अब मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस्तीफ़े के अलावा वज़ीर आला सिंध का ये इस्तेहकाक है, उसका आइनी हक है कि वो असेंबलियाँ तहलील कर सकता है। तो अगर असेंबलियाँ तहलील करने का फ़ैसला हुआ तो ये जो सेलेक्ट हो गए थे कुछ 27-28 लोग, इनकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो जो थोड़ी बहुत तनख्वाह इनको मिल रही थी
वो भी इनके हाथ से निकल जाएगी। तो अल्लाह खैर करें इनका। जी ये करके मैं सरबार एक तरफ तो ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है या नहीं जा रही है, एक सवाल तो ये था। दूसरा सवाल ये था कि वज़ीर-ए-आज़म हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 2 अरब रुपए कराची को दिए गए थे। टेंडर्स जो हैं वो सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के जरिए खर्च किए गए, लेकिन उसमें कुछ ताकीद की गई क्रेडिट देने की। अब जो है वो 50 फायर टेंडर्स आ रहे हैं और उन 50 फायर टेंडर्स को वज़ीर-ए-आज़म का तोहफा करार दिया जा रहा है कराची के लिए। क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैं, अफसोस भी होता है, हैरानगी भी होती है कि जिन लोगों के बारे में इनकी ज़बान नहीं थकती कि माजी की हुकूमतें गलत थीं, माजी की हुकूमतों ने कराची शहर के लिए कुछ नहीं किया, उन्हीं हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। कोई एक मंसूबा मुझे बता दीजिए कि इमरान खान साहब ने, असद उमर साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने या किसी और ने, अली जैदी साहब ने इस शहर के अंदर पिछले 2.5 साल में स्टार्ट किया हो और वो पाए तकमील तक पहुंचा हो। अभी भी जो फायर टेंडर्स की आप बात कर रहे हैं, ये फायर टेंडर्स शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब MQM से अपनी वजारत उज़्मा के वोट लिए थे, तब उन्होंने ऐलान किया था कि मैं KMC को 25 अरब रुपए और हैदराबाद को 5 अरब रुपए तरक्याती फंड्स दूंगा। और ये फायर टेंडर्स उस तरक्याती पैकेज का हिस्सा हैं। और मैं आपके साथ एक और खबर ये शेयर करूंगा कि इस हवाले से कुछ 1.5 साल पहले, 2 साल पहले डिसबर्समेंट हो चुकी थी। मुझे तो हैरत ही हो रही है कि इन लोगों को माजी की हुकूमतों के स्टार्ट किए हुए प्रोजेक्ट पेमेंट उनकी अप्रूव हुई, उसको सिर्फ चीन से कराची लाने में माशाल्लाह 2.5 साल लग गया और अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन लोगों को थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को देखने की ज़रूरत है। आप चूंकि कराची के मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ देखते हैं, मैं सिर्फ चंद ऐलानात के हवाले से रोशनी डालना चाहूँगा। 162 अरब रुपए कराची के हवाले से, वो 162 अरब रुपए कहाँ गए नोबडी नोज। 162 रुपए इन्होंने कराची शहर में नहीं लगाए। इन्होंने हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया, उसका संगे बुनियाद इन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के रखा